अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रेशर ऑफ गैस। हमने पिछली क्लास में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा था और उसमें हमने ये बात जानी थी कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो एक दूसरे से भी और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ पे टकराते हैं तो उस दौरान वो फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो कंटेनर की वॉल हो या एक दूसरे से मॉलिक्यूल टकराएं। तो जब ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये चीज़ प्रेशर कहलाती है। तो ओवरऑल सारे मॉलिक्यूल्स जो कि कंटेनर की वॉल से टकरा रहे होते हैं, लिहाजा वो एक तरीके से ओवरऑल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं पूरे कंटेनर पे, कंटेनर की चारों तरफ, ऊपर नीचे, इस तरीके से एक प्रेशर डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, ये प्रेशर हमने इस डेरिवेशन में फाइंड करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बी सेक्शन यानी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी बन के पेपर में आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक टॉपिक है। इसमें देखें, हमने प्रेशर ऑफ गैस में सबसे पहले एक गैस कंसीडर की है जिसके मॉलिक्यूल्स की तादाद n है। यहाँ पर कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। हमने ये बात काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ी थी कि किसी भी रीजन में जो गैस हम कंसीडर कर रहे हो उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हम उस मॉलिक्यूल को यहाँ पर कैपिटल N से शो कर रहे हैं। ये एक क्यूबिकल वेसल में मौजूद है। क्यूबिकल वेसल ऐसे कंटेनर को कहते हैं कि जिसकी हर तरफ से साइड्स बराबर हो, शक्ल में वो बिल्कुल क्यूब फॉर्म में हो और उसकी हर साइड इक्वल हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो। वेसल का मतलब कंटेनर, और उसकी साइड्स को इन्होंने एल का नाम दिया है। एल लंबाई भी है, इसके बाद इसकी चौड़ाई की वैल्यू भी एल है और इसी तरीके से ऊंचाई की वैल्यू भी एल है। और गैस के चूंकि वो एक ही गैस है, लिहाजा उसके हर मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले फॉर सिंपलिसिटी एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। लेट ए मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स द लेफ्ट वॉल विद ए वेलोसिटी -v1x। ये एक मॉलिक्यूल है, ये लेफ्ट वॉल की तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि लेफ्ट वॉल x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। नेगेटिव साइन किसी भी वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो दिस माइनस साइन shows that this velocity is in opposite x direction या नेगेटिव x डायरेक्शन। और जब ये इस वॉल से टकराता है तो बाउंसेस बैक होता है। बाउंसेस बैक होने का मतलब क्या होता है कि अपनी एनर्जी ज़ाया किए बगैर, अपनी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया किए बगैर वापस रिटर्न करता है। हमने एक बात काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ी थी कि इन मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या विद द वॉल इंटरेक्शन, ये टोटल या कोलिजन टोटल इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। पर इलास्टिक कोलिजन का मतलब ही यही है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया नहीं होती। इसीलिए हम लफ्ज़ बाउंसेस बैक कर रहे हैं कि वो टकरा के वापस पलटता है विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। उस वक्त इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब ये कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले वो राइट, अगर एक्स एक्सिस के लेफ्ट पे जा रहा था तो अब वो राइट पे आ रहा है। तो अगर हमने पहले वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन लगाई थी तो अब क्या होगी, प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर v1x हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम को मालूम करने का तरीका क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो जब हम चेंज इन मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम लेंगे पहले, तो फिर मास के साथ फाइनल वेलोसिटी आएगी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे बाद वाली वेलोसिटी थी v1x, तो m v1x लिखा हुआ है। फिर माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो मास और इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो पहले थी वो माइनस v1x थी, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। m v1x ऑलरेडी मौजूद है, ये दूसरा वाला m v1x भी प्लस में होकर इसके साथ मिल जाएगा और इस तरीके से हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 2m v1x। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2m v1x। ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, याद रखिएगा हमने प्रेशर का फार्मूला ड्राइव करना है, उसी के लिए हम ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। सपोज मॉलिक्यूल कवर्स अ डिस्टेंस 2l। देखें,
मॉलिक्यूल्स ने जब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव किया है तो इस कंटेनर की जितनी भी चौड़ाई है वहां तक फासला तय किया, तो उसने एल डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर उसने इस लेफ्ट वॉल को हिट किया और हिट करने के बाद बाउंसेस बैक हुआ। जब वो बाउंसेस बैक हो रहा है तो फिर क्या होगा, उसके दोबारा से वो एल के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। लिहाजा इस चेंज इन मोमेंटम के दौरान जिसमें उसकी वेलोसिटी माइनस v1x से चेंज होकर v1x हुई, उसने पहले l और फिर बाद में दोबारा l 2l के बराबर डिस्टेंस कवर किया। अब वेलोसिटी निकालनी है हमें उसकी, तो अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया जाए तो वेलोसिटी आ जाती है। तो डिस्टेंस 2l और टाइम t, ये उसने जितना भी टाइम लिया वो हमने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसमें t को v1x की जगह पे लिख रहे हैं और v1x को नीचे लेके जा रहे हैं, तो t बराबर हो जाएगा 2l डिवाइड बाई v1x। ये हमने इस इक्वेशन को एक खास शक्ल दी जिसका आगे यूज होगा। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये डेल्टा p का मतलब चेंज इन मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। ये बात हम 10 क्लास के बेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी फोर्स के बराबर होता है जिस फोर्स की मदद से वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, फोर्स कहाँ पे अप्लाई हुई थी मोमेंटम पे, जब उसने वॉल पे हिट किया। तो जब वो वॉल से टकराया, यहाँ पे वॉल की फोर्स ने उसको वापस पुश किया, तो ये फोर्स उस चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया, f1x इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा t। चेंज इन मोमेंटम जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसे टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अप्लाइड फोर्स। ठीक है, f1x इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा t, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा p की जगह पे आप देखें, डेल्टा p हमने यहाँ पे निकाला था 2mv1x, 2mv1x में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और डेल्टा t की जगह पर मैंने 2l अपॉन vx लिख दिया। यहाँ पे भी हम इसको डेल्टा t कर लेते हैं सिंबॉलिक के तौर पे। तो ये डेल्टा t की जगह पे ये वैल्यू 2l अपॉन v1x आ जाएगी, डेल्टा p 2mv1x, ये दोनों चीजें आ गई। इसको लिखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद ये l यहीं पे रहेगा, v1x इस v1x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, v1x स्क्वायर हो जाएगा m ओवर l और v1x स्क्वायर। इसके बाद टोटल फोर्स निकालने के लिए, जो कि एक मॉलिक्यूल नहीं है कंटेनर में, इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमको तमाम x एक्सिस वाली फोर्सेस को ऐड करना होगा ताकि हमें टोटल फोर्स पता चल सके x एक्सिस में कितनी फोर्स है। तो fx, उसको हम सिंबॉलिकली fx शो करेंगे कि x डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस, फिर वो पहले मॉलिक्यूल की x डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स, दूसरे मॉलिक्यूल की, इसी तरह ऑनवर्ड n मॉलिक्यूल तक जाएगी ये चीज़। तो प्रेशर निकालने के लिए हमने P इक्वल टू fx अपॉन a, प्रेशर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हम लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेकिन विड्थ भी यहाँ पर उसी L के बराबर है। ये क्यूबिकल वेसल है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो हमने लंबाई के लिए अगर L का है तो चौड़ाई के लिए भी L का हुआ, तो इसलिए लंबाई ज़रब चौड़ाई या लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू L, दैट इज L स्क्वायर। बाकी fx के लिए ये f1x का फार्मूला ये निकला हुआ है, m v1x स्क्वायर अपॉन L, तो ये लिखा m v1x स्क्वायर अपॉन L। सेकंड के लिए क्या होगा, f2, तो चेंज आएगा बस v2। ऑनवर्ड ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, ना तो कंटेनर की लेंथ चेंज हो रही है ना मॉलिक्यूल का मास चेंज हो रहा है। तो m और l ये एक कॉमन वैल्यू है, इसको मैं अगर कॉमन निकाल लूँ बाहर तो नीचे l स्क्वायर से ये वाला l बाहर निकलने के बाद मल्टीप्लाई होगा और l क्यूब बन जाएगा, ये l क्यूब है और ये m है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसमें फिर मैंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की, मैंने इस इक्वेशन में n ऊपर से लिख दिया और उसको बैलेंस करने के लिए इसके नीचे भी n लिख दिया। इस तरीके से मेरे पास ये क्या चीज़ आ जाएगी, एक मॉलिक्यूल का मास m है और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मास ऑफ द गैस मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ हैं
जिसको हम n से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इस को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पर। आपको पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये क्या है, मास है पूरा, और ये नीचे क्या है, वॉल्यूम। तो मैं इस इक्वेशन में प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, और ये जो टर्म है इसके लिए मैं एक ही सैंपल यूज कर रहा हूं, और वो सैंपल ले रहा हूं मैं Vx स्क्वायर। ये बता रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, देखिए अगर तमाम मॉलिक्यूल्स की x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को n से डिवाइड कर दें तो फिर क्या होगा, इनकी एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी निकल आएगी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकल आएगी, वो चीज़ यहाँ पे निकल आई है। ठीक है, अब इसके बाद ये प्रेशर इस इक्वेशन के बराबर हो गया, इसको मैं इक्वेशन का नाम देता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी सिर्फ x एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है, वेलोसिटी यहाँ पर y एक्सिस में भी मौजूद होगी, वेलोसिटी यहाँ पे z एक्सिस में मौजूद होगी। तो जो यानी ये हमने वेलोसिटी इसकी एक तरीके से एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी हमने इसकी निकाल दी हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये वेलोसिटी जो है पूरे कंपोनेंट से x, y और z कंपोनेंट से मिलके बनी है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फिर हम क्या करेंगे, v इस तरीके से निकालेंगे, ये स्क्वायर रूट अगर हटा दें यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चूंकि किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हर डायरेक्शन में ऑलमोस्ट सेम होती है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी कि वेलोसिटी का जितनी वैल्यू x कंपोनेंट की है उतनी ही वैल्यू y कंपोनेंट की है और इतनी ही वैल्यू z कंपोनेंट की है। तो लिहाजा हम vy की जगह पर भी vx लिख लें और vz की जगह पर भी vx लिख लें, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 3vx स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में जहाँ पर vx स्क्वायर है वहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में एडजस्ट करें तो प्रेशर हमारे पास आ जाएगा ρ/3v स्क्वायर, यानी मैंने 3 को ले जाके v के साथ नीचे लगा दिया, 1/3 हो गया और वो vx स्क्वायर की जगह पर लिख दिया। तो इस तरीके से मेरे पास ये वेलोसिटी आ गई। इस फॉर्मूले को हम प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसमें v स्क्वायर जो है वो एक तरीके से एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल है। तो ये वो फार्मूला है जो इस टॉपिक में हमें डिराइव करना था। इसे आप गौर से देखें, इसको पढ़ें। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन हो तो फिर व्हाट्सएप के मैसेज के ज़रिए से आप इन्फॉर्म करें ताकि वो आपका टॉपिक आपको क्लियरिफाई किया जाए। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाफिज़।